हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। इस वीडियो में हम डेटा सफिशिएंसी देखेंगे। डेटा सफिशिएंसी ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग में भी आ सकता है या फिर ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी आ सकता है। ठीक है। इसके जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझेंगे कि कैसे इसमें आंसर करना होता है, क्या इसमें एक्चुअली हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है कि नहीं करना होता है। ठीक है। तो एक आपने कई बार व्हाट्सएप स्टेटस देखा होगा, ऐसे कुछ कुछ चीजें लगाते हैं ना कि कैन यू नेम अ कलर हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर पी। अब क्या होता है इसमें लोग कैसे रिप्लाई करते हैं, लोग रिप्लाई करेंगे पिंक, लोग रिप्लाई करेंगे पर्पल। ठीक है। तो जिसने स्टेटस लगाया होता है वो बोलता है कि नहीं आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए यस या नो। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है नेम अ कलर करने को नहीं है, ये पूछ रहा है क्या तुम कोई कलर का नाम बता सकते हो। इसने कलर का नाम नहीं पूछा है, इसने पूछा है क्या तुम बता सकते हो। तो इसका आंसर या तो यस होना चाहिए या फिर नो होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर, आप कोई कलर बताते हो तो वो आपको नहीं बताना है। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी में आपको आंसर नहीं बताना होता है, आपको ये बताना होता है कि इसका आंसर आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल जो मैंने आपको अभी बताया है कि आपको आंसर नहीं निकालना होता है। ठीक है, आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो कौन से पर्याप्त कथन है वो आपको बताना होता है। ठीक है। दूसरा रूल होता है कि एक स्टेटमेंट से एक ही आंसर आना चाहिए। अगर इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर दिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है। अब x इज इक्वल टू 8 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू -8 भी हो सकता है, तो ये यूनिक नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729, तो आप कहोगे x इज इक्वल टू 9, तो ये यूनिक आंसर है। तो मतलब हर स्टेटमेंट से यूनिक आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर मल्टीपल आ रहे हैं तो उससे आप आंसर नहीं पता लगा सकते। तीसरा रूल कहता है कि दो अलग अलग स्टेटमेंट से अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वो डेटा सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको, क्योंकि आंसर नहीं बताना है, आपको बस ये बताना है कि आंसर पता लगा सकते हो कि नहीं। चाहे आंसर अलग आए सेम आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और फिर एक एक होता है, कई बार क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं, राइट। इंग्लिश में इज या आर से, या हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। तो इनके आंसर्स या तो यस होते हैं या नो होते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि क्या एक्स वाई से बड़ा है, या क्या कोई आइटम है उसका प्राइस इतने रुपए से ज्यादा है, तो या तो उसका आंसर यस होगा या नो होगा। तो अगर आंसर नो भी आता है तो भी आंसर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप कहोगे कि आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है। तो चलिए इसके सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि चार मूवीज हैं ए बी सी डी, वो एक टीवी चैनल पे दिखाई गई एक 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 दिन में, और 4 लगातार दिन तक। ठीक है। और आपको बताना है कि मूवी सी कौन से दिन दिखाई गई, फिल्म सी कौन से दिन दिखाई गई। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसमें पहले आपको फर्स्ट वाला स्टेटमेंट चेक करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट से आंसर आ गया, ठीक है, फिर आप सेकंड भी चेक करोगे। अगर फर्स्ट और सेकंड से आंसर नहीं आया, अगर फर्स्ट से आ गया सेकंड से नहीं आया, तो आपका आंसर होगा कि 1 अलोन सफिशिएंट है और 2 अलोन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। अगर फर्स्ट से नहीं आया लेकिन सेकंड से आ गया, तो आपका आंसर होगा कि स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है लेकिन 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। अगर इससे भी आंसर आ गया और इससे भी आ गया, दोनों में से किसी से भी आंसर आ गया, तो आप कहोगे कि 1 अलोन और 2 अलोन, मतलब एक या दो, दोनों में से कोई भी आपको लिए सफिशिएंट है। ठीक है। अगर इन दोनों को कंबाइन करने पे आंसर आता है, कभी ऐसा होता है आधी इंफॉर्मेशन यहाँ मिली आधी इंफॉर्मेशन यहाँ मिली तो आंसर आता है, तो आपका आंसर होगा कि बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर, दोनों मिला के आपके सफिशिएंट है। और अगर दोनों मिला के भी आंसर नहीं आएगा तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट चेक करना है, सेकंड चेक करना है, फिर कॉम्बिनेशन करके चेक करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल। अब ये कह रहा है कि 4 फिल्में थी एबीसीडी, 4 दिन तक दिखाई गई। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पहली मूवी 25 तारीख को दिखाई गई, शुक्रवार के दिन, और उसके बाद अगले दिन मूवी डी दिखाई दी। ठीक है। तो 25 को शुक्रवार है, तो 26 के दिन हमने डी मूवी दिखाई। तो इससे हमें पता चल रहा है सी किस दिन दिखाई गई, नहीं पता चल रहा है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मूवी ए वाज नॉट स्क्रीन्ड ऑन 27। ये कह रहा है ए 27 को नहीं दिखाई गई
और ए और बी के बीच में एक पिक्चर दिखाई गई। अब इससे कुछ भी नहीं पता चल रहा, सी के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इससे भी नहीं पता चला। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। दोनों को कंबाइन करेंगे तो 25, हमें ये पता चल गया कि 4 दिन है 25 से 28 तक, ठीक है। ए यहाँ 27 को नहीं दिखाई गई, ए अगर 27 को नहीं दिखाई दी तो या तो ए 28 को होगी या ए 26 को होगी, ठीक है। फिर ये कहता है कि एक फिल्म दिखाई गई ए और बी के बीच में, अगर ए 28 को लेते हैं, एक फिल्म बी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ए 25 को दिखाई गई तो डी तो यहाँ है क्योंकि ये पहले स्टेटमेंट में दिया है, तो ए और बी के बीच में एक फिल्म होनी चाहिए, तो बी 27 को जाएगी तो सी ऑटोमेटिकली 28 को हो जाएगी। तो हम दोनों को यूज करके बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नेसेसरी, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम यूज करते हैं तो हम आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन रोहित और विपिन के बीच में कितने लोग खड़े हैं। एक पंक्ति है उसमें 15 लोग हैं, इसमें रोहित और विपिन के बीच में कितने लोग खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे सवालों में क्या करना होता है, आपको काउंट नहीं करना है, आपको ये देखना है कि क्या इनके बीच में हमें, मतलब हमें इनकी पोजीशन पता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अजय स्टैंड्स 11 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन, या मान लीजिए ये लोग, आपको अजय की पोजीशन दी है, ठीक है। फिर विपिन स्टैंड्स एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द लाइन, विपिन की भी पोजीशन दी है, ठीक है। मैं पूरे काउंट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ। देयर आर एज मेनी पर्सन्स टू द राइट ऑफ रोहित एज देयर टू द लेफ्ट ऑफ अजय, अजय के लेफ्ट साइड जितने लोग हैं उतने रोहित के राइट साइड में, ठीक है। तो हमें इन तीनों की पोजीशन पता है, इन तीनों की हमें पोजीशन पता है। तो रोहित और विपिन के बीच में लोग पूछे, ठीक है। अगर हमें इसकी पोजीशन पता है, इसकी पोजीशन पता है, तो हम काउंट कर सकते हैं इनके बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। जो भी हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, हम पता लगा सकते हैं ना। तो हमारा आंसर फर्स्ट से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें काउंट नहीं करना है, हमें काउंट नहीं करना है, बस आप ये सोचिए, दिमाग में सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ एक लाइन में बताता हूँ कि ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो आप बता सकते हो उनके बीच में कितने लोग खड़े हैं, तो वही आपको करना है, काउंट करना नहीं है, बस आपको बताना है कि आप इससे बता सकते हो। हाँ, हम बता सकते हैं, अगर मुझे इसकी पोजीशन पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, तो हम बता देंगे इनके बीच में कितने लोग हैं, चाहे 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 हो, मैटर नहीं करता। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है राहुल स्टैंड्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, तो राहुल की पोजीशन दी है, ठीक है। अजय इज इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल, अजय राहुल का के बगल में खड़ा है। ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन विपिन एंड अजय, ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन रोहित एंड अजय, ठीक है। अच्छा, अब पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं, हमें पूछा क्या गया है, हमें रोहित और विपिन के बीच में निकालना है, जहां पे रोहित और विपिन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है विपिन और अजय के बीच में 2 लोग हैं और रोहित और अजय के बीच में भी 2 लोग हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, विपिन 2 लोग, अजय, ठीक है। अजय और रोहित के बीच में भी 2 लोग हैं, अजय 2 लोग, रोहित। या फिर अगर हम कहें कि अजय इस साइड है, विपिन 2 लोग, अजय 2 लोग और रोहित, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों ही उसमें हमारे पास आ रहा है कि बीच में 5 लोग हैं, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट 2 से भी पता लगा सकते हैं कि हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम ये इससे पता लगा सकते हैं इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। अगर मैं कहता हूँ इसके 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर हैं, तो एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा, जो भी लेफ्ट में राइट में फर्क नहीं पड़ता, हमसे पूछा है बीच में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यूनिक आंसर आ रहा है 5, ठीक है। इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आंसर आए पर आंसर आ जाएगा ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कि दोनों ही स्टेटमेंट से हमें अलग से पता चल सकता है। अब ये बहुत आसान सा सवाल है, इसमें लोग क्या करते हैं, लोग डायग्राम बनाने लगते हैं, ठीक है। इसमें आपको डायग्राम नहीं बनाना है। ये कह रहा है कि एस और टी के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। हमने डायरेक्शन का क्वेश्चन किया था, आपको डायरेक्शन नहीं निकालना है। देखो एस और के के बीच में कोई रिलेशन दिया है, ठीक है, कहीं पे भी है, नॉर्थ में कहीं पे भी है। जी और एस के बीच में एक रिलेशन दिया है, कहीं पे रिलेशन होगा, ठीक है। जी और पी के बीच में कुछ है,
ठीक है, आर और पी के बीच में कुछ है, आर और टी के बीच में कुछ है, तो मतलब इनके बीच में आपस में कहीं कनेक्शन है। ठीक है, और पूछा है एस और टी के बीच में दूरी कितनी है। तो कुछ भी आप डायग्राम बनाओगे, मान लो ये ऐसे 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 कुछ भी बन रहा है, या फिर ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, कुछ भी डायग्राम बन रहा है, डायग्राम तो बनेगा ना, क्योंकि सारे पॉइंट्स लिंक्ड है आपस में, तो एस और टी के बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो आएगा। ठीक है, और जो दूरियां दी है वो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे ये 30 है, चाहे 20 है, चाहे 15 है या 15 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपका कुछ ना कुछ डायग्राम तो बनेगा ना, चाहे ऐसे बने ऐसे बने। तो अगर डायग्राम बनेगा तो आप उनका डिस्टेंस निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम जो हमने डायरेक्शंस के चैप्टर में देखा था, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो, डेटा सफिशिएंसी में यही करना है, आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको बस बताना है कि आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो इसका आंसर निकल सकता है, चाहे वो कहीं पे भी पॉइंट हो, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो आप कहोगे फर्स्ट से आंसर आ सकता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। टी और जेड के बीच में कनेक्शन है, ठीक है, जी और टी के बीच में कनेक्शन है। फिर कहता है एस और जी जेड और एल के बीच में आता है, एस और जी जेड और एल के बीच में आता है, जिसमें जेड जी एस और एल एक स्ट्रेट लाइन है, जेड जी एस एल एक स्ट्रेट लाइन में आता है, ये चारों एक ही रेखा में। अब इसमें देखिए, इस सवाल में और ऊपर वाले में क्या फर्क है, इसमें सारे पॉइंट्स लिंक्ड थे और सारे डिस्टेंस भी दिए हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करें कि Z G S L एक पंक्ति में आते हैं, पर क्या हमें किसी की दूरी दी है, क्या हमें दिया है Z और G के बीच में कितनी दूरी है, या G और S के बीच में कितनी दूरी है, नहीं, हमें कोई ऐसी दूरी दी नहीं है। ठीक है, तो अगर दूरी नहीं दी है तो हम नहीं पता लगा सकते। ठीक है, पहले वाले में क्या था, दूरियां दी थी सारी, ये 25 मीटर है, 40 मीटर है, 25 मीटर है, 35, तो कुछ भी डायग्राम बन जाता। अगर यहाँ पे दूरी नहीं दी होगी तो कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सिर्फ फर्स्ट से में पता लग सकता है, डेटा इन वन अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, एक स्कूल में 4 टीचर हैं PQRS, जो 4 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, हमें बताना है R कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है PIS इंग्लिश पढ़ाते हैं और Q कंप्यूटर नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो इससे तो हमें R के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि R के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है Q फिजिक्स पढ़ाता है और PIS हिस्ट्री पढ़ाता है, इसमें भी R के बारे में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, एक एक स्टेटमेंट चेक करना है, फिर बाद में दोनों कंबाइन करना है। तो अब क्या कह रहा है, अब हमने इनको कंबाइन किया, तो ये कह रहा है Q फिजिक्स पढ़ाता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है PIS इंग्लिश पढ़ाते हैं और PIS हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो मतलब PIS या तो इंग्लिश पढ़ाएंगे या हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, एक में इंग्लिश दिया, एक सेंटेंस में हिस्ट्री दिया। अब एक सब्जेक्ट बच गया, तो सब्जेक्ट जो बच गया वो है कंप्यूटर, तो R कंप्यूटर पढ़ाता है। तो इसमें क्या किया हमने, बोथ स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट को यूज किया साथ में, तब हमारा आंसर निकल के आ गया। एक एक स्टेटमेंट से आंसर नहीं आया था। ठीक है, तो पहले आपको इंडिविजुअल देखना होता है, फिर बाद में कंबाइन करना होता है। अब ये एक फैमिली ट्री पे क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन पे। ठीक है, इस पे भी बहुत सिंपल सा रूल है। ठीक है, आपको इसमें फैमिली ट्री नहीं बनाना है, बस आप एक चीज देखिए कि सभी लोगों के नाम मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा है, यू टी की, क्या यू टी की मामी है। अब देखो यहाँ पे FGT के वी यू, इन सब में कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो अगर इन सब में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो यू और टी में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, अब वो मामी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। अगर वो रिलेशन सच है, मैंने क्या आपको बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन इज से पूछा जाता है या फिर क्या पूछा जाता है। ठीक है, क्या वो उसकी मामी है। ठीक है, या तो वो होगी या नहीं होगी। ठीक है, पर हमें क्या बताना है, हमें ये नहीं बताना है कि वो है कि नहीं है, हमें ये बताना है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है
कि हम पता लगा सकते हैं। हाँ, हमारे पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन है, अगर हमारे पास सबके आपस में लिंक है तो हम बता देंगे टी और यू के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम ये बता देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पर हमें निकालना नहीं है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, यू इज द डॉटर ऑफ जे, यू जे की बेटी है, डी वाई टी, यू इज द मदर इन लॉ ऑफ डी, तो यू डी इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, यू जे के बीच में भी रिलेशन है, डी वाई के बीच में भी रिलेशन है, टी वाई टी के बीच में है, और यू और डी के बीच में, तो इन सब के बीच में आपस में रिलेशन है, तो यू और टी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो मैटरनल आंट हो, मतलब वो मामी हो, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पर हमें क्या बताना है कि क्या आप उस संबंध का पता लगा सकते हैं कि नहीं, आपको पता लगाना नहीं है, बस आपको ये बताना होता है कि क्या आप उसका पता लगा सकते हैं। तो हाँ, हम इसका पता लगा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ईदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन, या तो एक से पता चल सकता है या दूसरे स्टेटमेंट से पता चल सकता है। तो इससे आपको अंदाज आ गया होगा कि डेटा सफिशिएंसी उतना डिफिकल्ट होता नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। तो इसमें हमें बस सोचना पड़ता है क्या हमारे पास डेटा पर्याप्त है कि नहीं। ठीक है, हमें सॉल्व नहीं करना होता है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग से है, तो यहाँ पे एक हमें दिया है कि हमसे पूछा है आर का कोड क्या है। ठीक है, इस कोड लैंग्वेज में हमें आर का कोड बताना है। अब पहला आप स्टेटमेंट देखोगे, स्पीक नाइसली टू ऑल आर लाइक अस, तो हमें आर का कोड तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ऑल ऑल कॉमन है, तो ऑल तो पता लगा लेंगे, बाकी नहीं पता चलेगा, तो फर्स्ट से तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, सेकंड वाले से पता चलेगा, सेकंड वाले से भी पता नहीं चलेगा, इसमें तो आर का मेंशन ही नहीं है। फिर क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, स्पीक नाइसली टू ऑल, तो इस समय ऑल का कोड पता चल जाएगा। जो भी कोड हो आपको निकालना नहीं है कोड। ठीक है, अगर आप ऐसे यहाँ पे निकालने बैठ जाते हो आप कहोगे ही होगा, डोंट वरी। ठीक है, क्या कोई भी कोड है आपको उसकी चिंता नहीं करनी। टीच अस लेसन नाइसली, अब यहाँ पे अस लिखा है, यहाँ पे अस लिखा है, तो अस का कोड भी पता चल गया। ठीक है, लेसन लाइक ऑल ह्यूमंस, यहाँ पे लाइक भी दिया है, यहाँ पे लाइक भी दिया है, तो इनका कॉमन कोड पता चल जाएगा, जो कॉमन वर्ड आ रहा है वो कॉमन कोड होगा। ठीक है, तो ये तीनों का पता चल गया, तो आर बच गया, यहाँ पे आपको 3 लेटर के कोड यहाँ से मिल गए, एक लेटर बच गया, तो वो आर का कोड हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को टुगेदर यूज करें, साथ में इस्तेमाल करें, तो हम आंसर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या दिया है, GHI JK आर स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ईच ऑफ देम कंप्लीटेड डिफरेंट नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, तो ये लोग हैं, इनने अलग अलग संख्या में असाइनमेंट कंप्लीट किए। इसमें पूछा है हु अमंग्स देम कंप्लीटेड द लीस्ट नंबर ऑफ असाइनमेंट, मतलब सबसे कम असाइनमेंट्स किसने किए हैं। ठीक है, अब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें हम ऐसे तो पता नहीं लगा सकते, तो इन स्टेटमेंट्स को यूज करके पता लगाते हैं। फर्स्ट कहता है कि एच कंप्लीटेड मोर असाइनमेंट्स देन के, एच ने के से ज्यादा किए। ओनली 1 पर्सन कंप्लीटेड लेस असाइनमेंट्स देन के, ठीक है, के से कम सिर्फ एक व्यक्ति ने किए, तो मतलब के सेकंड नंबर पे, सेकंड लास्ट है। ठीक है, और एच जरूरी नहीं है थर्ड लास्ट हो, एच के सबसे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जे कंप्लीटेड मोर असाइनमेंट्स दैट बोथ आई एंड जी, जे ने आई और जी दोनों से ज्यादा असाइनमेंट पूरे किए। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे कम किसने किए पता लगा सकते हैं। देखो जे ने तो नहीं किए होंगे सबसे कम, क्योंकि जे के आई और जी से तो ज्यादा है। ठीक है, एच ने भी सबसे कम नहीं किए होंगे, एच के से ज्यादा है। के ने भी नहीं किए होंगे क्योंकि एक व्यक्ति ने के से कम भी किए हैं। तो एच जे के तो नहीं है, आई या जी हो सकते हैं, तो फर्स्ट से हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें आई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि आई ने सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ असाइनमेंट्स नहीं किए, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा। एच कंप्लीटेड मोर असाइनमेंट देन आई, एच ने आई से ज्यादा किए। ठीक है, जी मोर असाइनमेंट देन के बट लेस देन एच, तो एच जी के ऐसे ऑर्डर बनेगा। ठीक है,
और क्या दिया है, h के i से ज्यादा है। ओके, h g के i कौन सा बच गया, j बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे j की कोई पोजीशन पता चल रही है, हमसे पूछा सबसे कम किसने की, तो j का कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, j यहाँ भी आ सकता है या कहीं और भी आ सकता है। ठीक है, तो हम पता नहीं लगा सकते। अब क्या करते हैं, अब दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा कुछ ऐसे कंक्लूजन नहीं आ रहा है, तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो k सेकेंड लास्ट आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने k से कम किए हैं। ठीक है, अब इससे ऊपर g होगा, इससे ऊपर h होगा। सो h g ये तो पक्का k से ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे h ज्यादा है, फिर j i और g से ज्यादा है। ठीक है, तो j अगर i और g से ज्यादा है तो j यहाँ नहीं आ सकता। अगर j यहाँ रखेंगे तो j तो इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए, तो j पॉसिबल नहीं है, तो बच गया सिर्फ i, तो i ही यहाँ आ सकता है। ठीक है, j क्यों नहीं आएगा, क्योंकि j i और g से ज्यादा बड़ा है, पर j यहाँ कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा i। तो दोनों स्टेटमेंट हम यूज करके आंसर पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी था, पर वही हाँ सोचना पड़ता है कि कैसे हम निकाल सकते हैं। Among the athletes KLMNOP who is the second fastest, 6 लोग हैं, KLMNOP हमें बताना है दूसरा सबसे तेज कौन है। ठीक है, K is slower than only 2 athletes, तो मतलब क्या कह रहा है कि 6 एथलीट हैं, K सिर्फ 2 लोगों से धीमा है, तो मतलब K थर्ड नंबर पे है। ठीक है, O is faster than P but slower than M, O P से तेज है पर M से धीमा है। ठीक है, Who is slower than K, तो M K से धीमा है। ठीक है, O is faster than P but slower than M, who is slower than K। So यानी कि ये लोग ऐसे बन जाएंगे K M O P। ठीक है, अब क्या बचा, L और N, राइट। सो इस स्टेटमेंट से हमें पता नहीं लग सकता, L भी हो सकता है या N भी हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है L is faster than K but not the fastest, M is faster than only 2 athletes, so सेकेंड स्टेटमेंट यूज करते हैं, M is faster than only 2 एथलीट्स। ठीक है, तो M के नीचे सिर्फ 2 लोग हैं। ठीक है, O इज फास्टर देन ओनली P, मतलब O सिर्फ P से तेज है, तो मतलब MOP आ गया। ठीक है, L इज फास्टर देन K बट नॉट द फास्टेस्ट, L K से तेज है लेकिन सबसे तेज नहीं है, तो इसका मतलब L यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि K उसके नीचे आना चाहिए, L यहाँ आ सकता है, L यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि L सबसे तेज नहीं है, तो L सेकंड नंबर पे आएगा। तो हम इससे आंसर बता सकते हैं कि सेकंड फास्टेस्ट L है। तो स्टेटमेंट 2 से हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट 1 से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन्हें देखना होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट वाले से नहीं पता लगा पाए, पर सेकंड वाले से हमें पता चल गया। अब ऐसे ही ये न्यूमेरिकल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, वो रीजनिंग वाले थे, ये न्यूमेरिकल वाले जिसमें आपको नंबर्स दिए होंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, एवरेज एज ऑफ अंबर, वीना एंड शीला इज 35 ईयर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अंबर एंड शीला। इन तीनों की औसत आयु दी है, हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ अंबर एंड शीला, उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालना है, तो इसके लिए हमें अंबर और शीला की एज पता होनी चाहिए। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अंबर एंड वीना 6 years ago was 15:11। अब इस लॉजिक से आप कहोगे कि अंबर और वीना 6 साल पहले या तो 15:11 है, तो 15:11 हो सकता है, या 30:22 हो सकता है, या 45:33 हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, तो यूनिक आंसर नहीं आ रहा है। हमेशा याद रखिए यूनिक आंसर आना चाहिए। प्रेजेंट एज ऑफ शीला इज 39 ईयर्स। ठीक है, ये हमें शीला की एज दी है, हमें अंबर और शीला की दोनों की एज चाहिए, तो इससे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या हम दोनों को यूज करके निकाल सकते हैं, हाँ जरूर निकाल सकते हैं। तो 6 years अगो मान लो 15x और 11x हो गया।
ठीक है, आज 6 साल बाद ये हो जाएंगे 15x। ठीक है, दूसरे में क्या दिया, शीला की एज 39 साल है, ये 39 जोड़ दो, आपको यहाँ पे एवरेज दिया है, तो एवरेज तो टोटल कितना हो जाएगा 105, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई तो अंबर की एज पता चल जाएगी, शीला की भी एज पता चल जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट यूज कर साथ में यूज करने से आंसर पता चल जाएगा। आंसर निकालना नहीं है, अगर ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज, तो आपको एवरेज नहीं निकाल, रेशियो नहीं निकालना है, बस आपको पता लगाना है कि आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शर्ट, ठीक है, इसमें आपको अंकित मूल्य बताना है, बताना नहीं, आपको ये बताना है कि आप निकाल सकते हो कि नहीं। A shopkeeper purchases 4 shirts for this and makes a total profit of this on selling all 4 shirts together. Discount is given on each shirt. ठीक है, अब क्या दिया है आपको, कॉस्ट प्राइस दिया है, कितने में उसने खरीदी, ठीक है, और उसका प्रॉफिट भी दिया है, प्रॉफिट दिया तो मतलब हम सेलिंग प्राइस भी पता लगा सकते हैं, पता नहीं लगाना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। हमें दिया है 13% डिस्काउंट था, 13% डिस्काउंट था मतलब हम मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। आपको निकालना नहीं है, बस मन में सोचना है कि क्या इससे निकल सकता है। हाँ, कॉस्ट प्राइस दिया, प्रॉफिट दिया, तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल दूंगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। फिर अगर आपको डिस्काउंट भी दिया परसेंटेज में, तो मार्क प्राइस तो आसानी से निकल सकता है, ठीक है, तो फर्स्ट से आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड कहता है, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस एट 26% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 300 आफ्टर गिविंग सम डिस्काउंट। ठीक है, इसने मार्क कितना ऊपर किया, 26% ऊपर किया और कुछ डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए, सम डिस्काउंट, यानी कि कुछ डिस्काउंट दिया। अब कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सम डिस्काउंट अगर मैं कहूँ 10%, 15%, 20%, कोई वैल्यू ही नहीं दी है, ठीक है, तो कुछ डिस्काउंट तो कुछ भी हो सकता है, वो 1% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है, 500 रुपए भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, हमें बस ये दिया कि 26% कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने सेल किया। अब कितनों को सेल किया, क्या किया, ये हमें नहीं पता, तो इसका आंसर इससे नहीं निकलेगा, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आंसर आ सकता है, स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं आ सकता। अब ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, ABCD 4 लोग हैं जो एक टास्क कंप्लीट करते हैं, A 12 दिन में कर सकता है, B 8 दिन में कर सकता है, हमें निकालना है कि जब चारों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आपको निकालना नहीं है कि कितने दिन में कर सकते हैं, बस बताना है कि क्या आप निकाल सकते हो। ए का हमें दिया है, बी का भी हमें दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, सी इज हाफ एज एफिशिएंट एज ए, ठीक है, ये उसकी तुलना में आधा है, तो मतलब हम सी का नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो उसका आधा एफिशिएंसी है तो दुगना टाइम लेगा, ठीक है। टाइम टेकन बाय डी अलोन टू वर्क इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क व्हेन वर्किंग टुगेदर। अब हमें ए कितना टाइम लेता है ये पता है, बी कितना टाइम लेता है ये पता है, सी कितना टाइम, ए बी सी तीनों पता है, ठीक है, तो हमें क्या दिया, डी जितना टाइम लेता है वो ए बी और सी के बराबर है, ठीक है, तो हमें इसका पता है कि ये कितना टाइम लेता है, ये पता है कितना टाइम लेता है, ये कितना टाइम लेता है, तो हम डी का पता लगा सकते हैं। अगर हमने डी का पता लगा लिया तो हम ये आंसर कर सकते हैं कि चारों मिलके कितने टाइम में कर सकते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट से हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड कहता है, टाइम टेकन बाय ए बी एंड डी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क इज 24/11 डेज। अब देखो स्टार्टिंग में हमें ए दिया है, बी दिया है, यहाँ पे डी की बात हो रही है, तो हम ए बी डी दिया तो हम डी का निकाल देंगे इंडिविजुअली, ए और बी का हमें पहले से ऊपर दिया हुआ है, तो डी का इंडिविजुअली आ गया। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ऑल ऑफ देम ऑल टुगेदर, मतलब चारों का निकालना है, तो हमारे पास ए बी और डी का है पर सी का तो है ही नहीं, तो इसलिए हम इससे आंसर नहीं पता लगा सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 अलोन इज सफिशिएंट। फर्स्ट वाले से हम पता लगा सकते हैं क्योंकि ए और बी हमें दिया है, सी की एफिशिएंसी दी है और डी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक जो मूलधन है
वो 20 साल में 4 गुना हो जाता है 15% पर एनम इंटरेस्ट पे। ठीक है, हमें मूलधन निकालना है। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया है कि 3 साल बाद 12,450 बन जाता है और 5 साल बाद 15,980 बन जाता है। तो हमसे पूछा है कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट है। अब देखते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है PRT बाय 100। तो यहाँ पे P आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट 15, 20 साल, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 3P। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट होता है अमाउंट प्लस लाइक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, सो P प्लस 21P। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे P प्लस ये आ जाएगा, सॉरी 3P है ना, तो अमाउंट हमारा 4 टाइम्स ऑफ P हो गया। ठीक है, तो हमें वही चीज दी है कि ये चार गुना बन जाता है और इससे भी हमारा 4 गुना निकल रहा है। अब 4 गुना तो 4 गुना है, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 15,000 का हो, किसी का भी हो। ठीक है, तो इससे हम पता लगा नहीं सकते क्योंकि 4 गुना तो कितने का भी हो सकता है ना, तो कोई भी नंबर डालोगे तो 4 गुना ही आएगा, तो ये इससे हम पता नहीं लगा सकते। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 3 साल बाद इतनी अमाउंट हो जाती है, 5 साल बाद इतनी हो जाती है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर मान लो हर साल ₹i का इंटरेस्ट आता है, तो 3 साल बाद अमाउंट हो जाएगी हमारी 12,450 और 5 साल बाद अमाउंट हो जाएगी 15,980, या जो भी है, आपको वैल्यू से कुछ नहीं करना, बस ये समझना है कि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप आई के लिए और पी के लिए सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन, तो आप पी की वैल्यू पता लगा सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड अलोन से हमें वैल्यू पता चल सकती है। अब वही चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी नहीं है, बस हमें बताना है क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, हम वैल्यू निकाल सकते हैं पर निकालनी नहीं है। ठीक है, तो यही चीज डेटा सफिशिएंसी में करनी होती है कि हमें कुछ निकालना नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का, तो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 60 किलोमीटर धारा की दिशा में और 35 किलोमीटर उसके उसके प्रतिकूल जाने के लिए वो निकालना है। ठीक है, 35 किलोमीटर अनुकूल और 60 किलोमीटर प्रतिकूल। तो इसमें कहते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड्स ऑफ द बोट आर इन द रेशियो 5:8। अब स्पीड दी है 5:8, तो स्पीड तो नहीं पता ना, ये 5 और 8 भी हो सकती है, 10 और 16 भी हो सकती है, 7.5 और 12 भी हो सकती है, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट से तो हमें नहीं पता चलेगा। सेकंड में दिया है द बोट कैन कवर 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स। अब यहाँ पे क्या दिया, 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, और 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अगर डाउनस्ट्रीम लेंगे तो आप कहोगे स्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, राइट, तो डाउनस्ट्रीम में की स्पीड बढ़ जाएगी। सो मान लीजिए बोट की स्पीड s है और स्ट्रीम की स्पीड t है, और इसमें कितनी हो जाएगी, s माइनस टी। ठीक है, तो ये आपको दिया है, ये 4 घंटे के बराबर दिया है। ठीक है, तो इससे भी हमारा कुछ ऐसे निकल के नहीं आएगा कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन आ रही है, कोई वैल्यूज निकाल के नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग स्पीड्स हैं, तो इससे भी आंसर नहीं आ सकता है। अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो भी हमारे, देखो यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया है, ठीक है, स्पीड कुछ भी हो सकती है, हमारे पास डेटा सफिशिएंट नहीं है कि हम आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कुछ भी आ सकती है, यहाँ पे भी कुछ भी अलग अलग पॉसिबिलिटी से ये आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को भी कंबाइन करें तो आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी, बोथ सफिशिएंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा डेटा सफिशिएंसी का। इसमें हमने देखा कि कैसे हम इनके क्वेश्चंस करते हैं और कहाँ पे हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना होता है, कहाँ पे हम बिना कैलकुलेट करे
आंसर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको बताना है कि क्या आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता।